हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संतोष स्पीक चैनल। और ये इस सीरीज़ का सेट नंबर 4 है। और ये जो भी अभ्यर्थी आगे आने वाले एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उनके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है 1911, 1923, 1913, 1941। इसका आंसर होगा 1913। तो रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम एशियाई है जिन्हें नोबेल साहित्य में मिला था। और मित्र सेंट किट्स ने मॉर्निंग सॉन्ग के नाम से अंग्रेजी में गीतांजलि का अनुवाद किया था। तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को उनके पुस्तक गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। वे पहले एशियाई व्यक्ति थे साहित्य में नोबेल प्राप्त करने वाले। और उनके पुस्तक को मॉर्निंग सॉन्ग के नाम से मित्र सेंट किट्स ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट, PSLV से क्या अभिप्राय है? इसका ऑप्शन है पोलर सनलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर स्पेस लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पब्लिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका आंसर होगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट, र्यूटर्स यानी कि राइटर्स भी इसको कहा जाता है। र्यूटर्स जो भी कहिए इसे। राइटर्स एक समाचार एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, भारत। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा UK। राइटर्स एक समाचार एजेंसी है। इसका मुख्यालय UK में स्थित है। अब भारत में कौन सा समाचार एजेंसी है? भारत में PTI है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो भारत में PTI समाचार एजेंसी है। भारत में समाचार पत्र सर्वप्रथम 1780 ईस्वी में बंगाल गजट निकाला गया था। यानी कि भारत में सबसे पहले समाचार पत्र निकाला गया था बंगाल गजट के नाम से 1780 ईस्वी में। और बंगाल गजट को जेम्स अगस्टन हिक्की ने निकाला था। हिक्की को भारत में समाचार पत्रों का जनक माना जाता है। और वर्नाकुलर एक्ट आया था 1878 में। लिट्टन ने लाया था इसे। वर्नाकुलर एक्ट 1878 में लिट्टन ने लाया था। इसे देसी भाषाओं के समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। और एक है लॉर्ड मेटकॉफ। लॉर्ड मेटकॉफ ने लॉर्ड मेटकॉफ को भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता माना जाता है। तो अभी देखेंगे र्यूटर्स का मुख्यालय UK में है। और PTI समाचार एजेंसी है भारत का। भारत में समाचार पत्र सर्वप्रथम 1780 ईस्वी में बंगाल गजट के नाम से निकाला गया था। और उससे जेम्स अगस्टन हिक्की ने निकाले थे। और जेम्स अगस्टन हिक्की को भारत में समाचार पत्रों का जनक माना जाता है। और लॉर्ड मेटकॉफ को भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। और वर्नाकुलर एक्ट कब आया था? 1878 ईस्वी में लिट्टन के द्वारा लाया गया था। और इससे देसी भाषाओं के समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। पॉड होना चाहिए, पॉड, POD, पॉड, POD, पॉड। तो डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। और डॉल्फिन गंगा नदी में सबसे अधिक पाया जाता है और इसे राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु क्या है? डॉल्फिन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, ऑर्गन, अंग, उत्तक, इसको टिश्यू बोलते हैं, नाभिक, न्यूक्लियस। इसका आंसर होगा कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। अब कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। और कोशिका दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। क्या होता है? कोशिका दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 ईस्वी में स्लाइडन और स्वान ने किया था। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? कोशिका होती है, जिसे सेल बोला जाता है। सेल के अध्ययन के विज्ञान को कहा जाता है साइटोलॉजी। और कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रत्येक कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 ईस्वी में स्लाइडन और स्वान ने किया था। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त कौन सा मिट्टी न्यूनतम छिद्रयुक्त है? तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन है रेतीली मिट्टी, गाद भरी मिट्टी और चिकनी मिट्टी, खारी मिट्टी। इसका आंसर होगा चिकनी मिट्टी होगा। इसका आंसर होगा चिकनी मिट्टी, यानी कि इसका आंसर होगा चिकनी मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र है? मतलब कौन सा मिट्टी है जिसमें न्यूनतम छिद्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी हो जाएगा इसका आंसर। तो क्या होता है? अच्छा, मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? मृदा विज्ञान कहा जाता है, पेडोलॉजी कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहा जाता है। और उपजाऊ की दृष्टि से जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक अच्छी मानी जाती है ना। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, खादर और बांगर। खादर कौन सा होता है और बांगर कौन सा होता है? बांगर होता है जो पुरानी मिट्टी है और खादर जो होता है नई मिट्टी है जो बह के जमा हो गई है। और काली मिट्टी, यहाँ काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। लाल मिट्टी, लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल होता है, यानी कि लाल मिट्टी लाल रंग जो होता है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। और लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लेटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है। तो काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब ये क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है? कौन सा है? तो चिकनी मिट्टी है। और मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। और जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता सबसे अधिक होती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, खादर और बांगर। काली मिट्टी में कपास की खेती, मतलब काली मिट्टी जो होती है कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। और काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी बोला जाता है।
और लाल मिट्टी का रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है लाल। और लेटेराइट मिट्टी जो होता है, लेटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की मात्रा सबसे अधिक होती है और वो चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? इसका ऑप्शन है देववर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त, बृजेश्वर। इसका क्या होगा आंसर? इसका होगा विष्णुगुप्त। क्या होगा? विष्णुगुप्त होगा। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी बोला जाता था, कौटिल्य भी बोला जाता था। चाणक्य कौन थे? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे और वो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्य वंश का संस्थापक थे। और चाणक्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। इसमें पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो राजनीति से संबंधित है। अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। चाणक्य ने घनानंद को हराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। और मेगास्थनीज एक और है, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। तो याद रखेंगे। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? उनको विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी बोला जाता था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक थे। और घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य वंश का स्थापना किए थे, मतलब चाणक्य की सहायता से। और मेगास्थनीज एक है, और मेगास्थनीज किसके द्वारा लिखा गया था? मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम राय, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। इसका आंसर क्या होगा? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय है। कौन है? राजा राम मोहन राय है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था और उन्होंने एक आत्मीय सभा की स्थापना की थी। कब? 1815 ईस्वी में। फिर है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1866 ईस्वी में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। और ब्रह्म समाज एक और है दक्षिण में, यानी दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज की स्थापना श्री रामालू नायडू ने किया था। और प्रार्थना समाज का स्थापना आत्मा रांग पांडु, एमजी रानाडे एवं देवेंद्रनाथ ठाकुर ने केशव चंद्र के सहयोग से 1867 ईस्वी में किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा रांग पांडु रंग, एमजी रानाडे ने एवं देवेंद्रनाथ ठाकुर ने केशव चंद्र के सहयोग से 1867 ईस्वी में किया था। एक है और सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। और गांधी जी भी किए थे। एक था हरिजन सेवक संघ, वो पुणे में इसकी स्थापना किए थे गांधी जी ने। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किया था। और आत्मीय सभा का भी 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने स्थापना किया था। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 ईस्वी में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। ब्रह्म समाज दक्षिण की स्थापना श्री रामालू नायडू ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडु, एमजी रानाडे एवं देवेंद्रनाथ ठाकुर ने केशव चंद्र के सहयोग से 1867 में किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, इनका कथन था वेद की ओर लौटो। हरिजन सेवक संघ पुणे की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से निकलती है? घग्गर, कृष्णा, दामोदर, सोन। तो घग्गर ये गंगा में मिल जाती है, कृष्णा ये पश्चिम घाट से बहती है। कौन सा होगा आंसर? कृष्णा नदी होगा। तो
पश्चिम घाट से कृष्णा नदी निकलती है। और ये कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, घाटप्रभा इत्यादि है। कृष्णा नदी की कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। कितना है? 1401 किलोमीटर कृष्णा नदी की कुल लंबाई है। और इसमें है दामोदर। दामोदर नदी का उद्गम स्थल झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से हुआ है। कहाँ से है? दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से हुआ है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है और ये पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। तो पश्चिम घाट से कृष्णा नदी निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है। कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं कौन कौन सी है? भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, घाटप्रभा। और कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1401 किलोमीटर है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल झारखंड के छोटा नागपुर पठार से हुआ है। और सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है जिसकी लंबाई 780 किलोमीटर है तथा पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस, जानकीनाथ बोस, जगदीश चंद्र बोस, एसएन बोस। इसका आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? क्या होगा इसका आंसर? जानकीनाथ बोस होगा। क्या होगा? उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। सुभाष चंद्र के पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। इनका जन्म ओडिशा के कटक में हुआ था और इनके द्वारा आज़ाद हिंद सरकार का गठन सिंगापुर में की गई थी। कब? 1943 ईस्वी में। 1943 ईस्वी में इनके द्वारा आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया गया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और उनके नाम से बंगाल में कोलकाता में एक हवाई अड्डा का नाम भी है। उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 ईस्वी को वायुयान दुर्घटना में हो गई, लेकिन अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो इस तरह से उनके पिता का नाम क्या था? जानकीनाथ बोस था। उनका जन्म कटक में हुआ था। उनके द्वारा 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद सरकार का गठन सिंगापुर में की गई थी और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 में वायुयान दुर्घटना में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है? लोहा, चांदी, ब्रॉन्ज, एल्युमिनियम। क्या होगा इसका? इसका होगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को उत्कृष्ट नोबेल धातु के रूप में माना जाता है। ऐसे और भी उत्कृष्ट धातु हैं जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी उत्कृष्ट धातुएं हैं। और सबसे भारी धातु कौन सा है? ओस्मियम है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है और सबसे कठोर धातु प्लेटिनम को माना जाता है। और चालकता में सीसा की उष्मीय और विद्युत चालकता है, यानी कि उष्मीय भी होता है और विद्युत चालकता सबसे कम माना जाता है, कम होती है। तो इसका क्या होगा? इस ऑप्शन में सबसे उत्कृष्ट धातु नोबेल धातु कौन सा है? एल्युमिनियम है। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी उत्कृष्ट धातुएं हैं। सबसे भारी धातुएं कौन सा होता है? ओस्मियम होता है और सबसे कठोर होता है प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? यूएसए, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस। टाइटैनिक जो जहाज था वो किस देश से था? इसका आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन। इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट, मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर। क्या होगा इसका आंसर? मारियाना ट्रेंच
किस महासागर में स्थित है? इसका होगा आंसर प्रशांत महासागर में। मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके बाद मैरियाना ट्रेंच की कुल गहराई कितनी है? 11,022 मीटर है। मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है और इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर है। और प्यूर्टो रिको गर्त, ये अटलांटिक महासागर में है। प्यूर्टो रिको गर्त अटलांटिक महासागर में है। सुंडा गर्त हिंद महासागर में है। और यूरेशियन बेसिन आर्कटिक महासागर में स्थित है। यूरेशियन बेसिन आर्कटिक महासागर में स्थित है। और एक और है पनामा नहर। पनामा नहर प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर के बीच अवस्थित है पनामा नहर। तो इस तरह से मारियाना ट्रेंच किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में है। और इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर है। प्यूर्टो रिको गर्त अटलांटिक महासागर में है। सुंडा गर्त हिंद महासागर में है। यूरेशियन बेसिन आर्कटिक महासागर में है। और पनामा नहर प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर के मध्य स्थित है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? टिबिया, ट्रेपीजियम, स्टेपीज, जांघ की हड्डी, जिसको फीमर बोलते हैं। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। कौन सी होती है? स्टेपीज होती है, जो कि कान में होती है। यानी कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कान में होती है। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है और बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या 208 होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है। फीमर, ये जांघ की हड्डी होता है, फीमर। मतलब तो इस तरह से मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कान में होता है। और हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। और मतलब मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या 208 होती है। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर को कहा जाता है। फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है। और कैल्शियम से क्या होता है? यह विटामिन के साथ हड्डियों तथा दांतों को मजबूती प्रदान करता है, कैल्शियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड, कीवी, अल्बेट्रॉस, बाज। कौन सा होगा इसका आंसर? हमिंग बर्ड। इसका आंसर होगा हमिंग बर्ड। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड है। और भी कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी होता है। कीवी जो है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। और लायर बर्ड जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, उसको नकल करने में कुशल माना जाता है। नकल करने में कुशल पक्षी होता है लायर बर्ड। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग नामक पक्षी मिलती है। शुतुरमुर्ग पक्षी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में मिलता है। और शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ी पक्षी है और हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटी पक्षी है। तो इस तरह से पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी हमिंग बर्ड है। और कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। लायर बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जो नकल करने में कुशल पक्षी माना जाता है। और शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा पक्षी होता है और हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी होता है। शुतुरमुर्ग अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? लाल, नीला, गुलाबी, काला। इसका आंसर होगा क्या होगा? नीला होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा नीला। ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। ऑक्टोपस का प्रचलित नाम है श्रिंगमीन। इसे श्रिंगमीन भी बोला जाता है, कहा जाता है। इसके शरीर में 3 भाग विभक्त होते हैं। एक होता है सिर होता है, अंतरांग होता है तथा पाद होता है। सिर, अंतरांग, पाद, तीन भाग में विभक्त होते हैं।
इनमें श्वसन गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है। इनमें श्वसन गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है। इनका उत्सर्जन वृक्को यानी कि किडनी के द्वारा होता है। तो ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? नीला होता है। ऑक्टोपस का प्रचलित नाम श्रिंगमीन है और इसके शरीर 3 भाग में होते हैं, सिर, अंतरांग तथा पाद। इनमें श्वसन गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है। इनका उत्सर्जन वृक्को के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? कैनबेरा, सिडनी, मेलबोर्न, पर्थ। कौन सा इसका क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर सिडनी है। कौन सा है? सिडनी होगा। ये सिडनी कौन सी नदी के किनारे है? सिडनी डार्लिंग नदी के किनारे बसा है। सिडनी डार्लिंग नदी के किनारे बसा है। और पर्थ जो है, पर्थ स्वान नदी के किनारे है। पार्थ नहीं होगा, पर्थ होगा। पर्थ स्वान नदी के किनारे बसा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और सबसे घनी आबादी वाला सिडनी है। और पर्थ ऑस्ट्रेलिया का शहर है जो कि स्वान नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई। तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। और भी संस्थान है बेंगलुरु में। रमन अनुसंधान संस्थान, ये भी बेंगलुरु में है। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में है। और भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, ये भी कानपुर में स्थित है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में है। तो इस तरह से भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है, रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है, भारतीय खगोल संस्थान ये भी बेंगलुरु में है, और भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक में से हटा दिया गया है? इसमें से मतलब निम्न में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल में से हटा दिया गया है? वॉलीबॉल है, कर्लिंग है, बेसबॉल है, बास्केटबॉल है। तो इसमें क्या होगा? आंसर क्या होगा? इसमें आंसर हो जाएगा बेसबॉल ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? आधुनिक ओलंपिक मतलब ओलंपिक कब शुरुआत हुई थी? यानी कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 ईस्वी में एथेंस में हुआ था। 1896 में एथेंस में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। और ओलंपिक की देखरेख के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति करती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसकी देखरेख करती है, जिसकी स्थापना 1894 में हुआ था। और इसका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। तो इस तरह से बेसबॉल को ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में एथेंस में हुआ था। ओलंपिक की देखरेख के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, जिसकी स्थापना 1894 ईस्वी में हुआ था। और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। तो इस तरह से आज का क्लास ख़त्म हो गया। और कैसा लगा आप कमेंट करेंगे। धन्यवाद।